नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से बात करते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं पन्नालाल महतो जी से, जिनको हम झारखंड का बर्डमैन भी कहते हैं। ये पक्षियों के संरक्षण के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये 40 से अधिक पक्षियों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, ये जो आप काम कर रहे हैं पक्षियों को संरक्षण करने का, ये आप कब से कर रहे हैं और क्या आपको इंस्पायर किया ये करने के लिए? देखिए, हम लगभग आज 27 साल से मैंने पक्षियों पर काम कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं पक्षियों पर काम कर रहा हूँ और इधर फिलहाल लगभग 10 साल से मैं मतलब सक्रिय होकर मैंने काम कर रहा है। और जैसे पक्षियों पर जैसे कि फोटोग्राफी करना और आपका वीडियोग्राफी करना और पक्षियों का आवाज़ पे मैं फोकस करता हूँ विशेष करके, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे जो भी बर्ड एक्सपर्ट हैं वो पक्षियों को देख के वो बताते हैं, लेकिन हम हैं कि पक्षियों को आवाज़ से मतलब हम बता सकते हैं कि कौन चिड़िया कैसा आवाज़ करता है, कौन सा प्रजाति का है। तो मैंने जंगल में जाके मैंने ये चिड़िया का मैंने रिसर्च कर रहा हूँ। जी सर, इस काम में क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, चैलेंजिंग बहुत सारा है, क्योंकि देखिए और कोई भी काम है, जैसे जो भी काम है तो आप फील्ड में करते हैं, आप लोगों के बीच में करते हैं, और जो मेरा ये काम है जंगल में जाते हैं। और जब मैं सुबह का 6 बजे मैं जाता हूँ, आज भी जब 6 बजे मैं जब भी जाता हूँ और कभी लगभग 10 बजे बाद तो कभी निकलता हूँ, तो बीच में जो जंगल का बीच में होता है तो बहुत सारा डर अपने आप में रहता है कि जैसे आपका हमारे जहाँ जो भी सिकिदिरी का जो जंगल है, हमारा एक विशेष रिसर्च पॉइंट हम लोग बनाए हैं उसको। तो वहाँ पर जैसे हैना है, तेंदुआ है, जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो वहाँ पर जानलेवा साबित हो सकता है। इसी बीच में हम बेखौफ होकर घूमते हैं, इसीलिए कि हमारे जो पक्षी जो है, भले आदमी झूठ बोल सकता है, मजाक कर सकता है, लेकिन चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो हमको जब पीक में रहते हैं तो आगे जैसे चिड़िया अगर सही सलामत है तो सही सलामत का आवाज़ निकाल रहा है, चाहे वो अगर खतरा होता है तो खतरा का आवाज़ निकालता है। जैसे अगर ब्लैक ड्रोंगो की बात करते हैं, हमारा एक जो मित्र है सबसे ज़्यादा हमको संकेत अगर कोई खतरा का देता है तो ब्लैक ड्रोंगो पक्षी है। वो अगर खतरा होता है तो वो बोलता है, और सही सलामत रहता है तो वो भी बोलता है। और दूसरा एक पक्षी है जंगली बायबल, है ना, उसको हम लोग वो एक साथ लगभग 9 की संख्या में देखा जाता है। तो वो भी पक्षी अगर आसपास अगर कोई जानवर है तो वो बताता है कि यहाँ पर है। मैंने अपना एक व्यक्तिगत मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार की मेरा घटना है कि बांबर के DFO जो है BS शंकर दुबे सर, तो उनको हमने बर्ड वॉचिंग करवा रहा था। तो सिकिदिरी का जो जंगल भैया है वहाँ पर जब ब्लैक ड्रोंगो का एक खतरा का आवाज़ निकाला था, तो मैंने उनको बोला सर आप गाड़ी के अंदर आ जाइए। तो बोला क्या बात है? तो मैंने बोला कि सर ये ब्लैक ड्रोंगो खतरा का आवाज़ भगा रहा है, कहीं ना कहीं ये कुछ दिक्कत है। तो जब वो गाड़ी के अंदर आए, जब मैंने वहाँ फेस किया तो देखा कि वगड़ बग्घा था। तो ऐसे चीज़ों को मैंने सामना करना पड़ता है, और मैं इस टाइप से मैं काम करता हूँ। सर, आप बता रहे थे कि आप 27 सालों से इस काम में लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो, किसी ने इतनी प्रशंसा की हो, इतनी तारीफ़ की हो, तो लगा कि जो कर रहे हैं वो वर्थ इट है? जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले हम लोग आज से 10 साल पीछे चला जाते हैं हम लोग, तो एक सबसे पहले हम टोरंडा में एक जब ये पक्षी गणना हो रहा था, अच्छा है ना, तो गणना हो रहा था, तो वहाँ पर चिड़िया का देख के अपना सब कोई बता रहा था कि ये चिड़िया, जैसे अगर ब्लैक ड्रोंगो है, ये रेड बिस्कट मुनिया है, चाहे ब्लैक हेडेड मुनिया है, इंडियन वोवा, तमाम तरह का जो हम, जैसे आपको मैं ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे झारखंड में लगभग 200 तरह का स्पीसीज पाया जाता है चिड़िया का। तो हर तरह का चिड़िया का वो दिखा के बोल रहा था कि ये चिड़िया ये चिड़िया ये। तो हमने जब उनको देखा तो हमको लगा कि ये तो हम बहुत करीब से इसको जानते हैं। तो मैंने उनको सर को बोलने बोला, सर आप तो देख के बता रहे हैं, हम आंख बंद करके बता देंगे ये कौन सा चिड़िया बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है ये भी हम बता सकते हैं। तो उस टाइम जब हम नीचे आए तो उस टाइम हमको पहली बार मीडिया मुझे कवर किया था, और पहली बार मेरा वीडियो चला। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इस पर काम किया जाना चाहिए। तो मैं लगातार फिर उस टाइम से मैं पक्षियों का आवाज़ सीखने का मैंने काम किया, है ना। तो वही जंगल में जाके मैं पक्षियों का आवाज़ सीखता हूँ कि कौन पक्षी है, कब कैसा आवाज़ करता है। जैसे
ग्रे पैट्रीज है, जैसे हम लोग ग्रे पैट्रीज जिसको बोलते हैं तीतर पक्षी बोलते हैं, तो तीतर पक्षी 4 तरह से आवाज़ निकालता है। अच्छा। है ना। तो जैसे खतरा होता है तो कैसे आवाज़ करता है, सही सलामत कैसे होता है तो कैसे आवाज़ करता है, मीटिंग के टाइम होता है तो कैसे आवाज़ करता है, इस टाइप से हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे हम लोग कैसे इसको बजा, जैसे हम लोग खतरा होने पर जैसे कोई बाघ दिख गया तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि नहीं सो आगे बाघ है, उधर नहीं जाना। तो तीतर कैसे बोलता है, तो इस टाइप से मैंने उसको आवाज़ को मैं सीखने का काम किया है मैम। सर आप बता रहे हैं कि आप हर तरीके की आवाज़ भी निकाल लेते हैं कि इंडेंजर्ड हो तब क्या, मेटिंग के टाइम पे क्या, तो और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कुछ पक्षी की आवाज़ भी। तो सबसे पहले सर आपने किस पक्षी की आवाज़ निकाली थी, और उसके अलावा उस पक्षी की तो आवाज़ आप सुनाए ही, और अगर उसके अलावा आपका कोई मनपसंद हो तो वो भी आप सुना। जी बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले मैं क्रो का पक्षी का आवाज़ निकाला था, और मैं अभी तक मैं 42 तक मैं पक्षी का आवाज़ निकालता हूँ। सबसे पहले मैं पक्षी का आवाज़ निकाला था वो क्रो है। हमारे यहाँ क्रो का 2 प्रजाति पाया जाता है जी, हाउस क्रो एंड फॉरेस्ट क्रो। अच्छा। तो हम हाउस क्रो का मैं आवाज़ निकालता हूँ। ये जब सही सलामत रहता है तब आवाज़ करता है, यही जब खतरा होता है तो कैसे आवाज़ करता है। अच्छा। इस टाइप से आवाज़ करता है जी। बहुत ही अच्छा था सर, और मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा है। सर हम बात कर रहे थे अप्रिशिएशन के बारे में कि आपको जब तारीफ़ हुई पहली बार तो कैसा लगा, अगर उसके साथ हम कुछ बात करें कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जब आपको लगा हो कि इस काम को करते करते बहुत दुखी हो गए हैं, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैम अभी मैं अपना ज़िंदगी के ज़्यादातर टाइम हमने पक्षियों को बचाने का काम किया है। हाँ। जब ये बात जब बोलता हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। मैं पूरे इंडिया में बात करता हूँ, बहुत सारा ऐसा चैनल है जिसमें छत्तीसगढ़ के मैं बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बंदा है जो चिड़िया को मारा जाता है। अच्छा। और उसका यूट्यूब बनाता है, और यूट्यूब बना के वीडियो बना के वो चैनल में डालता है। तो हमको लगता है कि जब हम एक चिड़िया को बचाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। हमारे पास चाहे अभी भी मेरे पास जो स्पीसीज है, अभी पिको का एक मेरा पास फीमेल है, फिर अभी मैंने इसको रेस्क्यू किया था। हमने उसको दिन रात एक किया। अच्छा। मैंने उसको बचाया। और एक आदमी है कि वो उसको वीडियो बना के डालता है, और वहाँ का जो चाहे वो फॉरेस्ट का अधिकारी हो, चाहे PCCF हो, चाहे RCCF हो, चाहे रेंजर हो, वो आखिर क्यों नहीं देखता है जी। तो मैंने ऐसा एक नहीं, मैं राजस्थान का मैं बात करना चाहूँगा, आपका कोलकाता का मैं बात करना चाहूँगा। लगभग 10 से 12 ऐसा चैनल है जो पक्षियों को मारने का काम करता है और उसको ओपनली दिखाता है। तो मुझे बहुत दुख लगता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जबकि उसको विभाग को इसको सक्रिय होकर इस पर काम करना चाहिए। मैम जी सर, आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे पक्षियों को बचाने का काम किया है। एक आपने यूरेशियन उल्लू को भी बचाने का काम किया था, जो कि बहुत इंजर्ड था, जिसे फिर आपने बिरसा उद्यान में जाकर के दे दिया था। उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ यूरेशियन उल्लू जो होता है उसको हम किसानों का दोस्त भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों है सर? मैम जो यूरेशियन उल्लू की बात कहा जाए तो ये आज से 5 साल पहले इसका नाम था यूरेशियन उल्लू, लेकिन अभी आ गया ये इंडियन इगावाओ जी, है ना। तो इंडियन इगावाओ की हम लोग बात करें तो वो लॉकडाउन का जगह समय था, तो उस टाइम पूरा शांत था। तो हमने देखा कि एक यूरेशियन उल्लू एक जगह घायल स्थिति में एक बंदा को मिला था। तो उन्होंने मेरे को दूरभाष के माध्यम से हमको बताया कि यहाँ पर एक उल्लू को बहुत बड़ा प्रजाति है, सो आप इनको देख लीजिए। तो मैंने बोला कि भाई उनको फोटो भेजिए। मैंने जब भी कोई बोलता है तो मैं उसको फोटो भेजने बोलता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई ये यूरेशियन इगावाओ है, ये हम लोग अभी जो है ये इंडियन इगावाओ अभी इसको रखा गया। तो मैंने इंडियन इगावाओ को मैंने देखा तो मेरे को ये बहुत ही ये बहुत दुर्लभ पक्षी है। तो मैं इसको बचाने के लिए मैं तुरंत अपने गाड़ी निकाला, मैंने उसके पास गया और अपने कब्जे में लिया। उसके बाद मैं उनके लिए स्पेशल मैंने एक घर छोड़ दिया था।
अच्छा। है ना। घर में मैं जब भी कोई जैसे बड़ा जैसे चिड़िया आता है तो मैं उसको घर में छोड़ के मैं उसको खाना पीना, तो हम लोग इंडियन ईगल वाल्व का जैसे खाना के बाद बोले तो उसका खाना में शामिल है आपका चूहा, उसका मुख्य आहार चूहा है। चूहा हो गया, आपका मेढक हो गया, मछली हो गया, इस टाइप को हमने अपने से एक बंदा को मैंने इसको रखा कि भाई उसको मेढक को ला के इसको दे दो ताकि कुछ दिन के लिए इसको, और फिर मेढक को देने के बाद मैंने मछली जो है, मछली मैंने बाजार से लेकर आता था और मछली देता था। और जो हैन यानी मुर्गी की जो अतड़ी है, अतड़ी को जैसे हम लोग का अतड़ी बहुत आसानी से मिल जाता है कहीं भी। अच्छा। तो जितना भी हमारा जो मांसाहारी जो बर्ड है उसको हम ये अतड़ी ही खिलाने का सलाह दे देता हूँ सबको। अच्छा। ताकि वो आसानी से मिल जाता है। तो मैंने उनको दिया, लगभग 15 दिन तक मैंने उसको खिलाया। उसके बाद जब पूरी तरह से उड़ने लगा तो मैंने फिर उसको वही जगह मैंने जाके मैंने रिलीज कर दिया। और जब रिलीज कर रहा तो फिर एक बार उड़ा नहीं, कि जब मैं उसको जब पुश किया तो फिर उड़ गया वो, और वो अपने खुले आसमान में चला गया वो। जी। और सर इसे किसानों का मित्र क्यों कहते हैं? मैम इसका किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है कि ये अभी जैसे हम लोग का यहाँ धान हो रहा है, तो धान हो रहा है तो धान में जो चूहा लग जाता है, जैसे हम लोग का जो मेड़ जिसे हम लोग बोलते हैं आरी में जी, तो वहाँ पर एक किसान एक डंडा लगा देता है ताकि वहाँ पर कोई भी तरह का उल्लू, अगर हम लोग का उल्लू की अगर बात किया जाए तो हम लोग के यहाँ उल्लू का लगभग 4 से 5 प्रजाति जाती है। एक होता है सबसे जो छोटा होता है स्पॉटेड ऑव होता है। अच्छा। एक होता है बॉर्न ऑव एंड स्क्विच ऑव होता है। एक होता है ये इंडियन ईगल ऑव, और एक होता है फॉरेस्ट ऑव। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इंडियन ईगल ऑव का, तो वो एक खूटा में बांध के रखता है, गाड़ देता है ताकि वो वहाँ पर आके रात में आके वो उसका, क्योंकि रात को वो निकलता है अक्सर। अच्छा। दिन को नहीं निकलता है, रात को निकलता है। तो वहाँ खूटा में जाके वो बैठता है और वह बैठ के वो अपना चुपचाप शांत रहता है। जैसे ही चूहा हलचल कहीं से हुआ तो वो पकड़ लेता है और अपना वो आहार श्रृंखला में शामिल कर लेता है। तो वैसे ही अगर स्पॉटेड ऑवेट की बात किया जाए, अगर चूहा का अगर बच्चा है तो वो बच्चा को स्पॉटेड और उठा लेता है। तो इसे आहार श्रृंखला में एक एकदम बांट दिया गया है कि भाई किसको किस चीज़ को खाना है। तो इकोसिस्टम को एक संतुलन रखने के लिए बर्ड को भी रहना बहुत जरूरी होता है। अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें तो इस काम को करने के लिए आपको अभी तक कोई अवार्ड्स मिला है, और अगर हाँ तो कौन कौन से? जी से बिल्कुल, अभी जो हमारा जो सबसे अभी जो मिला था वो इससे पहले जो सरकार थी स्वास्थ्य मंत्री चंद्रवंशी सर थे, उन्होंने हमको 11,000 रुपया देकर सम्मानित किए थे। अच्छा। उसके बाद DK पांडे जो थे ये DGP सर, उन्होंने भी मुझे अपना 100 देकर सम्मानित किया गया था। सम्मान तो चाहे 100 से हो चाहे कोई भी, हम लोग सम्मान का थी हैं, हम लोग कदर करते हैं जी। पैसे तो अपनी जगह पर है, तो 100 देके दिए। उसके बाद मैं झारखंड से बाहर जब मैं गया था कीटम झील। अच्छा। कीटम झील में मुझे बुलाया गया था, एक संस्था था वहाँ पर, है ना, KP सर का एक संस्था चलता है वहाँ पर आगरा के पास। तो मेरे को बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पर पहुँचा और जब मैं आवाज़ निकाला ना तो पहली बार स्वास्थ्य मंत्री का मुंह से हम सुने कि झारखंड का नाम 2 से 3 बार मेरा दिया था कि वाकई में अगर कोई पक्षी प्रेमी है तो बर्डमैन है, जो झारखंड से बिलोंग करता है। बहुत सारा हमने आवाज़ सुनाया था उनको, वो काफ़ी प्रशंसा किया था मेरे को। तो मैंने फिर हमको लगा कि अब थोड़ा सा और काम करना चाहिए। उसके बाद फिलहाल मैं पिछले साल मैंने गया था आपका उधर यूपी में गया था। उस टाइम योगी आदित्यनाथ का सर मेरे साथ में था, ये प्रोग्राम था। तो मैं वहाँ भी जाके मैंने अपना पक्षियों के बारे में बताया, पक्षियों का आवाज़ निकाला, और वहीं से हम लोग को मतलब और थोड़ा सा प्रेरणा मिलने लगा हमको। जी सर, अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आप किसान भी हैं और खेती करना ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब है, इसके अलावा भी आप जाते हैं जंगलों में, वहाँ बैठ कर के ऑब्जर्व करते हैं, घंटों घंटों तक का ये काम है। तो दोनों के लिए सर कैसे समय आप डिवाइड करते हैं? देखिए मैम, बहुत सारा काम है ना, जैसे खेत का काम है, हम लोग तो एक टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अगर सुबह अगर जैसे हम लोग को बर्ड वॉचिंग होता है, जैसे बर्ड वॉचिंग से सुबह हमको निकलना है, तो एक बर्ड के लिए जो फोटोग्राफी होता है या बर्ड वॉचिंग होता है, आप सूर्य जैसे उगता है ना, निकलता है, जैसे निकलता है आप उस टाइम आप जाके जाइएगा तो आपको बहुत सारा स्पीसीज मिल जाएगा। उसके बाद फिर 10 बजे के बाद आपको बर्ड वॉचिंग में आपको नहीं मिलेगा चिड़िया। सब अपना खाना वाना खा के फिर अपने शांत से माहौल में जाके अपना बैठ जाता है। तो उस बीच में जैसे 10 बजे के बाद फिर हम लोग जो टाइम निकलता है 4 बजे तक, फिर हम अपना घर का काम करते हैं। उसके बाद फिर 4 बजे के बाद फिर निकलते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं है तो फिर सुबह निकलते हैं
और फिर सारा टाइम हम अपना रिसर्च में टाइम बिताते हैं। जी सर, आपका पूरा टाइम तो इन दोनों चीज़ों में चला गया, तो परिवार के साथ सर कैसा, परिवार से क्या सपोर्ट है? देखिए, परिवार में सपोर्ट तो पहले नहीं था जी। जहाँ तक कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब माँ बोलती थी कि बेटा ये सब काम बंद कर दो, क्योंकि जंगल में जाता है। तो मेरा 2 बच्चा भी है, एक अच्छा। 15 साल की बच्ची है और एक लगभग 10 साल का एक बेटा भी है। तो माँ बोलती थी कि भी ये काम है, जंगल में जाता है, कहीं अब हाथी मिल जाता है तो अब बहुत करीब से जाके हम लोग रेस्क्यू भी हम लोग गांव से हटाने का भी काम करते हैं। तो हाथी के बीच में हम लोग जाना, तो माँ बोलती थी कि नहीं, सो अब ये सब काम मत करो, क्योंकि जंगल में जाके अभी तुम सुबह जा रहा है, फिर कहीं से पता कभी बहुत टाइम होता है कि जब जंगल में आते हैं तो फ़ोन तक नहीं बजता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वाइफ है तो वाइफ भी लगातार फ़ोन में कांटेक्ट में रहती है कि नहीं, सो आप कहाँ हैं। तो बहुत सारा जो चैलेंजिंग है तो वही जंगल के बीच में है। और घर का जहाँ सपोर्ट रहा था, तो एक बार जब मेरा केवड़िया नेशनल पार्क हम गए थे, तो वहाँ पर हुआ क्या कि मेरा हाथ में कीड़ा काट दिया था। आज भी वो हाथ मेरा ख़राब है। अच्छा। है ना। तो केवड़िया नेशनल पार्क हम गए थे, यहाँ झारखंड से बाहर है आपका, ये राजस्थान में ही है। तो मैंने वहाँ गया था तो मेरा कीड़ा काट गया था। तो उस टाइम मेरा हाँ पूरे शरीर में पूरा कौन सा इन्फेक्शन हो गया था, ताकि हमारा शरीर में पूरी ये पूरा फूल गया था। तो उस टाइम भी घर का पूरा आदमी बोल दिया कि अब आज के बाद तुमको चिड़िया पर रिसर्च नहीं करना, ना तो वो काम करना है। लेकिन हम लोग इसी के साथ बनबे किए हैं। जैसे ही हम ठीक हुए तो फिर एक दिन निकले और फिर धीरे धीरे काम करने लगे। तो वही पेपर में मेरा लगातार आते रहता है। तो मैंने उस टाइम जब उससे निकले ना, तो एक बंदा फ़ोन किया मेरे को कि बर्डमैन, सो यहाँ पर एक वाइट स्पीसीज़ का बहुत सारा बर्ड आया है, सभी आके देखो। तो मैंने बोला कि यार चलते हैं, देखते हैं। घर से बिना पूछे हम फिर घर से निकाले, कैमरा निकाले और फिर चल दिए। तो वहाँ पर जब देखे ना तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि वहाँ था ब्लैक हेडेड आइबिस। अच्छा। ब्लैक हेडेड आइबिस हमने अपने रिसर्च के दौरान सिर्फ और सिर्फ 1 से लगभग 5 की संख्या में मैंने देखा था। लेकिन पहली बार मैंने देखा वहाँ पर कि लगभग 20 से 25 की संख्या में। अब हमको लगता है कि उस टाइम पूरे झारखंड में मेरा उन्नीस चबा था। तो फिर हम घर में मनाए और उसके बाद हम फिर निकलने लगे। इसी बीच मेरा एक बेटा भी है, जो मेरा भतीजा है, सभाकार है, वो भी ओम प्रकाश कुमार है, जो भी दिल्ली में रहता है। तो उन्होंने बोला कि चाचा, सो हम लोग को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग को काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा तो सबको कमा लेता है, लेकिन ये सब फील्ड में जो आपका नाम है, कुछ भी होगा, अब बोलने दीजिए बोलेगा तो, लेकिन अब हम लोग का काम करना चाहिए था जी। और हम लोग का फिर जब DK पांडे जब बात करें, DK सर, हम लोग हमारा घर भी गए थे। अच्छा। उस टाइम जब गए ना, तो जब वहाँ का आदमी, गांव का आदमी देखा, तब उन लोगों को लगा कि नहीं, इस लड़का कुछ अब काम कर रहा है, अब इनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर घर का आदमी भी अब नहीं बोलने लगा। और अब कभी नहीं, चाहे जब भी, जिस टाइम भी, जैसे हम अभी रात को, जैसे हम अब मेरा एक वीडियो देखिएगा, रात में हम निकले हैं 10 बजे रात को। अच्छा। तो वो जो रात को जो निकलता है, हमने रिसर्च कर रहा था कि रात में कौन कौन सा पक्षी दिखता है ना। तो सबसे पहले तो आप उल्लू का आप जानते ही हैं प्रजाति। और उल्लू का बाद आपका जैसे एक होता है आपका इंडियन नाइट जार, है ना, इंडियन नाइट जार। और आपका होता है एक इंडियन करवेल। ये पक्षी जो है रात को निकलता है। तो इंडियन करवेल का मैंने आवाज़ सुना था जब मैं घूम रहा था। तो रात में हम एक जगह जा रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई इंडियन करवेल का आवाज़। तो हम कहीं यार, दिन को दिखता ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं, दिन को बहुत कम दिखता है। तो मैंने इंडियन करवेल का मैंने वीडियो बनाने के बाद रात को मैं निकला था। तो इस टाइप से अब घर में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि अब थोड़ा सा सबको लगता है कि हाँ। और अब क्या है कि नाम से ज़्यादा मुझे बर्डमैन के नाम से जानता है कोई आदमी, वो भी बर्डमैन या तब ठीक है जी। तो अगर लॉकडाउन की बात करें सर, लॉकडाउन हमारे लिए जितना मुश्किल समय था, शायद पर्यावरण के लिए उतना ही अच्छा समय था, क्योंकि कई सारी चिड़ियाएँ जैसे कि गौरैया वगैरह वापस आने लग गई। तो सर, लॉकडाउन का क्या पर्यावरण पे असर रहा था? देखिए, लॉकडाउन की अगर हम लोग बात किया जाए मैम, तो लॉकडाउन में पूरा शांत माहौल था जी, है ना। शांत माहौल था। तो देखे कि बहुत सारा स्पीसीज, जैसे अब अभी बोले गौरैया का एक साथ हमने उस टाइम लगभग 100 से अधिक का मैंने फोटोग्राफी मैंने किया है जी। एक साथ उड़ता था लगभग 100 से ज़्यादा।
तो काफ़ी दिनों तक मेरे पास रहा भी था। मैंने उनका भी खाने का व्यवस्था मैंने कर दिया था, धान दे दिया था। अच्छा। गौरैया का सबसे अगर पसंदीदा खाना का अगर बात किया जाए तो धान ही होता है। अच्छा। धान दे दिया था। और उसके बाद एक सन पाइपर का एक प्रजाति होता है ना। हमारे यहाँ 2 तरह का सन पाइपर पाया जाता है। एक होता है कॉमन सन पाइपर और दूसरा होता है फूड सन पाइपर जी। तो उस फूड सन पाइपर को भी हमने बहुत करीब से मैंने उसका मतलब फोटोग्राफी किया और मैंने उस पर काम किया था, जो लॉकडाउन का ये देखने को मिला था। और बहुत सारी स्पीसीज जैसे अभी जैसे बबेक फ्रैंकोविन जो हम बात किए थे, बबेक फ्रैंकोविन की बात किया जाए तो बबेक फ्रैंकोविन भी बहुत कम दिखता था पहले, लेकिन उस टाइम एकदम इतना शांत हो चुका था कि बहुत सारी स्पीसीज बाहर निकल आया था। जैसे हम बबेक फ्रैंकोविन की बात करें तो ये हमारे झारखंड में अगर बात किया जाए, यहाँ का जो झारखंड प्रदेश का जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, जिससे ये पक्षी विलुप्त हो चुका है झारखंड से। अच्छा। लेकिन हमको क्योंकि मैं फील्ड वर्किंग करता हूँ, फील्ड में जाकर मैं काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि ये रामगढ़ जिला में है, ये 6 पेयर हमारे यहाँ है। अच्छा। बोकारो में 2 है और एक पिठोरिया तरफ एक पेयर है, ये आपका सिकंदरी में लगभग 2 पेयर है। तो इस टाइप से मैंने लगभग 10 पेयर को मैंने अभी कलेक्शन करके मैंने अभी डाटा निकाला है। जी। सर अगर बात करें पर्यावरण की, क्योंकि जब भी हम पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं तो पर्यावरण के संरक्षण की बात आएगी ही, क्योंकि पक्षियां हैं तो पेड़ भी होने ही चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों को आप कैसे जोड़ करके देखते हैं सर? देखिए मैम, अगर हम लोग बात करें अगर पर्यावरण को, तो हर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया को भी रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे अगर एक उदाहरण देवें, मिसाल देवें, तो एक इंडियन वोवा पक्षी है ना जी। ये जो पक्षी है जैसे टिड्डी खाता है ना, तो पर्यावरण में मान के चलिए अगर धान ही हुआ है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए धान में जैसे कीड़ा हो जाता है ना, तो उसको वो खाता है और खा के वो धान को सुरक्षित रखता है। ऐसा ही जैसे आपका हो गया बबेक ड्रोंगो हो गया जी। और बबेक ड्रोंगो हो गया और आपका पीटीट हो गया, इसे जैसे दर्जनों चिड़िया जो है जो धान को सुरक्षित रखने का रखता है। अब आप जैसे बोले इकोसिस्टम को जैसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, तो जैसे अभी एक वोवचव जैसे हम लोग के पास है, अभी वोवचव हम लोग के पास नहीं है। देखिए एक पक्षी को विलुप्त होने से कितना बड़ा नुकसान हम लोग को होता है। जी सर, हम अपने शो के एंड में हैं और मुझे लगता है कि और भी आवाज़ें सुनना चाहेंगे हम पक्षियों की, तो अगर आप अपने कुछ पसंदीदा पक्षियों की अगर आवाज़ हमें सुनाना चाहें तो चलिए हम कुछ अभी पक्षी हम लोग आवाज़ ही सुनते हैं। हम लोग दूसरा पक्षी जो हम आवाज़ निकाले थे मैम, ये हम लोग नेशनल बर्ड पीकॉक है। अच्छा। पीकॉक का हम लोग आवाज़ हम लोग इस टाइप से निकालते हैं जब सही सहमत होता तो कैसे आवाज़ करता है जी। ये पिकॉक का जब सही सहमत रहता है तब ये एकांत जगह में आवाज निकालता है, ये कहता है कि ये जगह मेरा है, हम यहाँ पर आशियाना बनाएंगे जी। ये दूसरा मेव को बोलता है ना। अब जब यही जब खतरा होता है तो कैसे आवाज करता है? अच्छा। इस टाइप से करता है। और जब पीहन जब बिछड़ जाती है अपने बच्चा से तो बच्चा से कैसे बुलाती है ना, बच्चा को कैसे बुलाती है कि हम इधर हैं। सो अब बच्चा कैसे बोलता है कि हम इधर हैं? बच्चा का सबसे पहले हम आवाज़ निकालते हैं। बच्चा जब बिछड़ जाता है तो कैसे आवाज़ माँ को बोलता है कि हम इधर हैं? पिकॉक का बच्चा का बताते हैं। बच्चा जब बिछड़ता है तो ऐसे आवाज़ करता है, बच्चा करता है। फिर वही पीहन बोलेगी, फिर जब ये दोनों का जब आवाज मिलता है तो फिर वो सामने पहुंच जाता है। अब हम नेक्स्ट पक्षी का आवाज निकालते हैं। हम लोग ग्रे पेट्रीज है, तितर पक्षी है, हम उसका आवाज निकालते हैं।
थेरेपेटिक्स का आवाज़ है। जी। हम लोग और एक पक्षी का हम आवाज़ निकालते हैं, ये है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, जो जलाशय के किनारे आसानी से दिख जाता है। मैं उसका आवाज़ निकालता हूँ। ये वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन का है। जी। सर, हमारे दर्शक जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर पक्षियों के संरक्षण से लेकर के आप अगर उनको आज कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? मैम, हम सबसे पहले बात तो बोलेंगे कि कोई भी अगर पक्षी का अगर आप देखें, अगर इंजर्ड अवस्था में देखें तो हमको कर सकते हैं, हम उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। और जैसे मेरा एक गोल है कि अगर जैसे गर्मी के दिन में अगर होता है तो आप अपने छत में पानी और खाने की कुछ व्यवस्था कर दे ताकि उसको दिक्कत ना हो। और अगर संभव है तो आप कृत्रिम घोंसला भी बना सकते हैं। इस टाइप से आप उस पक्षियों का संरक्षण कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ह्यूमंस को कहते हैं कि हम सोशल एनिमल हैं, फिर भी हम अपनी भी बातें नहीं समझ पाते। ऐसे में आप चिड़ियों की बातें समझते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो किसी न किसी फील्ड में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों, जैसे कि पन्ना लाल जी जो कि पक्षियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में एक नई दिशा दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।